नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा था, तो इसमें मैंने आपको चौहान राजवंश प्रारंभ करवाया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर सांभर के चौहान पढ़ाए, फिर अजमेर के चौहान पढ़ाए। ठीक है, आज उनसे ही एक संबंधित एक अन्य शाखा है जिसका नाम है रणथंभौर के चौहान। आज हम उनको पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे हम? रणथंभौर के चौहान। ठीक है, हमने अजमेर के चौहान कंप्लीट कर दिए हैं पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि देखो, सबसे पहले मैंने सांभर के चौहान पढ़ाया। सांभर के चौहानों का जो संस्थापक है वासुदेव चौहान। अजमेर के चौहानों का संस्थापक अजय राज चौहान। और अजमेर का जो अंतिम शासक था वह था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यह पृथ्वीराज चौहान से ही संबंधित है। रणथंभौर के चौहान किस प्रकार संबंधित है मैं बताता हूं आपको। मैंने पढ़ाया था आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक, मैंने कहा था कि इनका एक पुत्र था जिसका नाम मिलता है गोविंद राज। क्या नाम मिलता है? गोविंद राज। ठीक, और इनका एक भाई था पृथ्वीराज का जिसका नाम मिलता है हरिराज। क्या नाम मिलता है? हरिराज। तथा पृथ्वीराज के पिता का नाम था सोमेश्वर। अब क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद अजमेर का शासक बनता है गोविंद राज। कहां का शासक बनता है? अजमेर का। अजमेर का शासक बनता है तथा पृथ्वीराज का भाई हरिराज इस गोविंद राज को अजमेर से निकाल देता है तथा स्वयं शासक बन जाता है अजमेर का। कौन? हरिराज। ठीक है, अब गोविंद राज को निकाला है तो गोविंद राज आ जाता है रणथंभौर में और रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब देखो, गोविंद राज था पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का पुत्र और गोविंद राज के यहाँ आया तो गोविंद राज के जो वंशज हो गए उनमें भी पृथ्वीराज का खून होगा। इसलिए ये अजमेर के चौहान तथा रणथंभौर के चौहान आपस में कनेक्टेड है। रणथंभौर के चौहान अजमेर के चौहानों से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आज गोविंद राज के बारे में। उनसे पहले हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। हालांकि ये टॉपिक तो कला एवं संस्कृति का है लेकिन इतिहास की दृष्टि से पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैंने कहा दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। ठीक है, देखो, यह किसने बनाया? यह कोई वास्तविक परिमाणित को तो कोई उल्लेख मिलता है नहीं, लेकिन मान्यता है कि कोई रणदान देव नामक कोई चौहान शासक था, उसने बनाया था 887 ईस्वी में। ठीक है, मान्यता नहीं है, इस कारण मैं इसको काल्पनिक मानते हुए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक, और रणथंभौर दुर्ग जो है आसपास 7 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, इस कारण ये दूर से नहीं दिखता है, दूर से नहीं दिखता है। कौन नहीं दिखता है? रणथंभौर दुर्ग। ये दूर से नहीं दिखता है, इस कारण एक इतिहासकार है जिसका नाम मिलता है अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है, इस दुर्ग ने कपड़े पहने हुए हैं। कौन सा दुर्ग है यह? बख्तरबंद दुर्ग। बख्तरबंद दुर्ग। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 7 पहाड़ियां हैं, ये क्या कार्य करती है इसको ना दिखाने का। हमारे शरीर में कपड़े क्या करते हैं? हमारा तन, हमारा शरीर नहीं दिखता है कपड़े पहनने से, तो इसी तरह से रणथंभौर दुर्ग इन 7 पहाड़ियों नुमा कपड़े पहनने से ये दूर से नहीं दिखता है। इस कारण अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है, इस दुर्ग ने कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, आप रणथंभौर दुर्ग में जाते हो तो सबसे पहले जो प्रवेश द्वार आता है, प्रवेश द्वार, उसका एक बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आया था कि नौलखा प्रवेश द्वार, नौलखा प्रवेश द्वार किस दुर्ग में का प्रवेश द्वार है? तो रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है नौलखा। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद
जैसे ही आप रणथंभौर दुर्ग के साइड से पीछे जाते हो तो वहां पर एक गणेश जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? गणेश मंदिर है वहां पर। अब आप सोचोगे कि गणेश मंदिर इसमें क्या खास है? इसमें खास है क्यों? यहां जो गणेश जी की प्रतिमा है वह त्रिनेत्र गणेश है। यहां के गणेश जी में 3 आंखें हैं, गणेश जी के 3 आंखें हैं। क्या कहा मैंने? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है यहां पर, इस कारण ये थोड़ा अलग हो जाता है पढ़ने की दृष्टि से। ठीक, इसके बाद में इस दुर्ग को दुर्गों का राजा कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गों का राजा, दुर्गाधिराज कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग है, याद रखना आप, जाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। क्या यह कुंजी है? आप सोचोगे कौन सा जाइन दुर्ग और कौन सी कुंजी, तो मैं बताता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कुंजी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ये हो गया रणथंभौर दुर्ग, ये मैंने बनाया है, आप मान लो ये रणथंभौर दुर्ग हो गया। आसपास तो ये पहाड़ियों से घिरा है, जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और इस रास्ते के मध्य एक और दुर्ग बना देते हैं, छोटा बना दिया। अब अगर दुश्मन सेना आएगी तो पहले इस दुर्ग पर अधिकार करना होगा, फिर इधर इस दुर्ग तक पहुंच पाएंगे वो। तो मतलब देखो, यह इस दुर्ग की अगर कुंजी हमें मिल गई तो यहां जाने का रास्ता मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो यह दुर्ग अगर दुश्मन सेना जीत जाती है तो यह कुंजी, मान लो आपकी कुंजी मिल गई, अब कुंजी से आगे जा सकते हैं। तो इसी तरह से रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग है। यहां जो बीच में दुर्ग बनाया गया है उसे कहते हैं जाइन दुर्ग। क्या नाम है? जाइन दुर्ग। अगर आप आज भी रणथंभौर दुर्ग में जाते हो तो पहले जाइन दुर्ग से होते हुए जाना पड़ेगा। रणथंभौर की कुंजी है जाइन दुर्ग। ठीक है, ये हो गया जाइन दुर्ग का कॉन्सेप्ट। ये देखो बात कर ली है हमने, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूर से नहीं दिखता है, इस कारण अबुल फजल ने कहा है कि यह बख्तर बंद दुर्ग है, बाकी सब नंगे दुर्ग है। ठीक है, फिर प्रवेश द्वार नौलखा आपको याद करना है, गणेश मंदिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, दुर्गों का राजा कहते हैं रणथंभौर दुर्ग को, आप चित्तौड़गढ़ करके मत आ जाना। ठीक है, और जाइन दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। ठीक, अब हम करते हैं शासकों की बात। सर्वप्रथम तो देखो कौन सा शासक आएगा, आपको पता ही है, गोविंद राज यहां से निकला है, यहां ये स्थापना करता है चौहान वंश की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोविंद राज को। ठीक है, देखो यहां का जो पहला शासक है वह तो है गोविंद राज। क्या नाम है? गोविंद राज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसने स्थापना कब की? कोई सन तो होगा, तो सन है 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। किसकी? चौहान वंश की, क्योंकि यह स्वयं चौहान था तो चौहान वंश की स्थापना करेगा। कब की? 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड शासक आता है उसका नाम होता है वल्लन। उस शासक का क्या नाम है? वल्लन देव। ठीक, इसके बारे में एक ही जिक्र मिलता है कि 1226 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में इसके समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। किसने किया था? वल्लन देव के समय 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। ठीक है, वल्लन देव के बाद में जो शासक आता है उसका नाम है बाघ भट्ट। क्या नाम है? बाघ भट्ट। इसके बारे में भी एक ही लाइन मिलती है कि इसके समय रजिया सुल्तान ने, किसने? इसके समय रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गौरी के नेतृत्व में यहां आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में?
रजिया सुल्तान ने बाघ भट्ट के समय मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गौहरी के नेतृत्व में बाघ भट्ट पर आक्रमण किया था। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, अगर आप ये याद करते हो तो अच्छी बात है, ना करते हो तो भी अच्छी बात है। अब आप सोचोगे क्यों? अभी तक अगर रणथंभौर के चौहानों का प्रश्न आया है तो एक ही शासक का आया है, हमीरदेव चौहान। रणथंभौर चौहान का अंतिम व प्रतापी शासक है हमीरदेव चौहान। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? हमीरदेव चौहान। अभी तक जितने भी एग्जामों में प्रश्न आया है हमीरदेव चौहान का ही आया है। ठीक है, तो उनके बारे में एक डिटेल से बात करते हैं। ठीक, तो अब जो शासक है उनका नाम है हमीरदेव चौहान। क्या नाम है? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना? हाँ, देखो यह एक महान शासक है, तो इसका हो सके तो आप शासनकाल याद कर लेना। इनका शासनकाल आता है 1282 ईस्वी से 1301 तक। कब तक का शासनकाल आता है? 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। ये महान शासक है। इनके पिता की बात कर लेते हैं हम। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि हमीरदेव चौहान के पिता का क्या नाम है, तो इनके पिता का नाम है जैत्र सिंह। क्या नाम है? जैत्र सिंह। या इनके पिता का नाम कई जगह मिलता है जय सिम्हा। क्या नाम मिलता है? जय सिम्हा। या कई जगह मिलता है जयसी। क्या नाम मिलता है? जयसी। ठीक है, इनके माताजी का नाम, इनके माता का नाम है हीरा देवी। क्या नाम है इनके माता का नाम? हीरा देवी। ठीक है, अब इनके युद्धों की बात करें, छोटे छोटे युद्धों की बात कर लेते हैं। इनके जो मुख्य युद्ध है वह दो है। एक तो इनके हुआ था युद्ध जलालुद्दीन खिलजी के साथ, और एक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ठीक है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इनके छोटे मोटे युद्धों के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो सर्वप्रथम हराया था किसी को, तो वह था भीमरस के अर्जुन को हराया था। इन्होंने सर्वप्रथम भीमरस के अर्जुन को हराया था। किसको हराया था? भीमरस के अर्जुन को हराया था। इन्होंने मांडलगढ़ से कर वसूला था। किससे? मांडलगढ़ जो क्षेत्र था वहां से इन्होंने कर वसूला था। ठीक है, इन्होंने परमार भोज को भी हराया था। किसने? हमीरदेव चौहान ने परमार भोज को भी हराया था। और एक क्षेत्र पड़ता था इनके समय त्रिभुवनगिरी। त्रिभुवनगिरी कौन सा क्षेत्र? त्रिभुवनगिरी के शासक से अधीनता स्वीकार करवाई थी। देख लो आप कितने शक्तिशाली शासक है। अधीनता स्वीकार करवाई थी। किसने? हमीरदेव चौहान ने त्रिभुवनगिरी के शासक से अधीनता स्वीकार कराई थी। सर्वप्रथम भीमरस के अर्जुन को हराया, मांडलगढ़ से कर वसूला, परमार भोज को हराया तथा त्रिभुवनगिरी के शासक से अधीनता स्वीकार कराई। ठीक, इन्होंने मेवाड़ के जो सामंत सिंह हैं, हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के समय कि तराइन के युद्ध में मेवाड़ का सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान के साथ में होता है। तो हमीरदेव चौहान ने पृथ्वीराज तृतीय के जो साथ होता है सामंत सिंह जो मेवाड़ का होता है उसे भी हरा देते हैं। ये हमीरदेव चौहान किसे हराते हैं? मेवाड़ के सामंत सिंह को। मेवाड़ के सामंत सिंह को भी हरा देते हैं। ठीक है, और एक आबू का एक राजा होता है, आबू का एक शासक है जिसका नाम मिलता है प्रताप सिंह। क्या नाम मिलता है? आबू का शासक प्रताप सिंह को भी हमीरदेव चौहान ने हराया था। ठीक, अब इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इनके समय इनका जो साम्राज्य था हमीरदेव चौहान का वह कहाँ तक फैला था इसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं देखो, एक ग्वालियर का जिला है शिवपुर, ग्वालियर का शिवपुर जिला भी इनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। शाकंभरी भी इनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और एक कोटा का जिला है बलबन। कौन? बलबन क्षेत्र भी हमीरदेव चौहान के रणथंभौर राज्य के अंतर्गत आता था। इन्होंने एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम मिलता है कोटीय जन यज्ञ। कोटीय जन यज्ञ किसने करवाया था?
हमीर देव चौहान ने ये किसकी नेतृत्व में कराया था? एक पंडित था जिसका नाम मिलता है विश्वरूप। पूछ दे आपको कि हमीर देव चौहान ने कोटिय जन यज्ञ किसकी देखरेख में कराया? विश्वरूप। कोटिय जन यज्ञ किसने करवाया? हमीर देव चौहान ने। ठीक है। हमीर देव चौहान का जो दरबारी कवि था, कौन? हमीर देव चौहान का जो दरबारी कवि था उसका नाम मिलता है विजयादित्य। क्या नाम मिलता है? विजयादित्य। ये कौन था? दरबारी कवि। कौन था? दरबारी कवि। हमीर देव चौहान का विजयादित्य दरबारी कवि था। ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए थे। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए थे, उसमें से 16 में विजय रहे थे। 16 युद्धों में विजय रहे थे। कौन विजय रहे थे? हमीर देव चौहान। क्या कहा मैंने? देखो, इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 ही युद्ध किए हैं और उन 17 युद्धों में भी 16 युद्धों में विजय रहे हैं। ये बात लिखी हुई है हमीर देव चौहान के बारे में। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसने कुल अपने जीवन में 17 युद्ध किए, उसमें से 16 में विजय रहा, तो वह उस शासक का नाम है हमीर देव चौहान। ठीक है। और हमीर देव चौहान के गुरु की बात करें कि भाई इनका कोई गुरु तो होगा, तो इनके गुरु का नाम मिलता है राघव देव। क्या नाम मिलता है? राघव देव। कौन था ये? हमीर देव चौहान का गुरु था। ठीक है। और यह हमीर देव चौहान रणथंबोर का अंतिम व प्रतापी शासक थे। क्या कहा मैंने? प्रश्न आ जाए कि रणथंबोर के अंतिम व प्रतापी शासक कौन थे? तो हमीर देव चौहान। कौन? हमीर देव चौहान। और देखो, इतिहास में हर व्यक्ति, हर राजा, हर व्यक्ति अलग अलग छाप छोड़ जाता है। अलग अलग कारणों से वह इतिहास में जाना जाता है। जैसे कोई अपने साम्राज्य विस्तार नीति से, कोई युद्धों के कारण। इसी तरह जो हमीर देव चौहान इतिहास में आज पढ़े जाते हैं और इनके बारे में जो जिक्र मिलता है और इनका इतिहास जो है वह अपनी हठ एवं शरणागत की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। क्या कहा मैंने? हमीर देव चौहान इतिहास में अपने हठ तथा शरणागत की रक्षा, हमीर देव चौहान इतिहास में अपने हठ एवं शरणागत की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न आ जाए आपसे कि ऐसा कौन सा शासक है जो राजस्थान में अपने हठ एवं शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है? तो हमीर देव चौहान। कौन? हमीर देव चौहान। और इनके बारे में एक दोहा मिलता है कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत कबार, त्रिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। क्या कहा मैंने? इनके बारे में क्या दोहा मिलता है कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत कबार, त्रिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। यहाँ सिंह समन का मतलब होता है कि जो शेरनी होती है वह एक ही बार बच्चे को जन्म देती है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, और जो सत्य आदमी होता है, जो व्यवस्थित आदमी होता है, वह बोल दिया उस पर खरा उतरता है एक बार। ठीक है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत कबार। और मान्यता है कि जो केले का पौधा होता है उस पर एक ही बार केला लगता है, बाद में उसको काट देना पड़ता है। ठीक है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत कबार, त्रिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। देखो, यहाँ जो त्रिया तेल है, त्रिया तेल का मतलब होता है, त्रिया का मतलब है स्त्री, तेल का मतलब है हल्दी। और हल्दी कब लगाई जाती है? विवाह में। मतलब स्त्रियों का विवाह एक बार ही होता है अपने जीवन में। त्रिया तेल और हमीर हट छड़े न दूजी बार। स्त्रियों का विवाह और हमीर को हट एक बार ही ठानती है तथा एक ही बार ठनते हैं और एक ही बार होता है इनका। जैसे स्त्रियों का विवाह एक बार होता है तथा हमीर देव चौहान को हट भी एक बार ही चढ़ती है। ठीक है। एक बार ठान लिया सो करके मानते हैं। कौन? हमीर देव चौहान। ठीक है। ये बात हो गई इनकी। अब इनके देखो, जो युद्ध है वह मुख्य 2 युद्ध है। एक तो हमीर का जलालुद्दीन खिलजी के साथ,
जो 2 युद्ध हुए थे, एक होता है अलाउद्दीन के साथ जो 3 युद्ध हुए थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी का युद्ध, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है, हम आराम से पढ़ेंगे। पहले हम छोटा सा युद्ध है जलालुद्दीन खिलजी के साथ, उसको बता देता हूं, ठीक है। तो आइए जानते हैं हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी। क्या पढ़ेंगे हम? हमीर देव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। देखो क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है, रणथंभौर दुर्ग इसके पास पड़ता है, तो ये आक्रमण करने के लिए आता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर किसी को जीतना है रणथंभौर दुर्ग, तो पहले उसकी कुंजी कौन सा है? दुर्ग जाइन दुर्ग। रणथंभौर की कुंजी कौन है? जाइन दुर्ग। तो पहले जाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी की सेना बिल्कुल ऐसा करती है। तो यह पहले क्या करते हैं? जाइन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। किस पर? जाइन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, इसकी घेराबंदी करते हैं तथा इस दुर्ग को फतेह कर लेते हैं। कौन? जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत जाते हैं और इस दुर्ग की जो रक्षा कर रहा होता है इस समय, उसका नाम मिलता है गुरदास सैनी। यह मारा जाता है। इस जलालुद्दीन खिलजी की सेना गुरदास सैनी जो इस दुर्ग की रक्षा कर रहा होता है इसको मार देते हैं, ठीक है। अब जाइन दुर्ग पर अधिकार हो गया है जलालुद्दीन खिलजी का। तो अब ये क्या करेंगे? मैंने कहा है अब आगे बढ़ेंगे। कौन से दुर्ग पर आएंगे? रणथंभौर दुर्ग पर, ठीक है। अब आ गए रणथंभौर दुर्ग पर। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी की, लेकिन रणथंभौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है कि वहां का शासक है हमीर देव चौहान। इनको हराना बहुत मुश्किल है। इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए, 16 में विजय रहे हैं। तो ऐसा गहरा गहरा तो कोई हरा नहीं सकेगा। तो देखो घेराबंदी की है। जो ये पहला युद्ध हुआ, जो पहली घेराबंदी हुई, यह हुई थी 1290 से 91 के मध्य, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान का प्रथम युद्ध होता है 1290 से 91 के मध्य, प्रथम युद्ध, ठीक है। घेराबंदी की है और लंबे समय तक चली, लेकिन दुर्ग को फतेह नहीं कर पाया जलालुद्दीन खिलजी, तो वापस लौट गया दिल्ली। कहाँ लौट गया? दिल्ली। इसको वापस ठनती है 1292 ईस्वी में द्वितीय युद्ध। क्या कहा मैंने? जलालुद्दीन खिलजी वापस चला गया, 1292 ईस्वी में द्वितीय युद्ध करता है, वापस आता है रणथंभौर दुर्ग की, वापस घेराबंदी करता है और घेराबंदी करता है, लेकिन ये दुर्ग को वापस फतेह नहीं कर पाता है। तो ये वापस जाने वाले होता है। देखो पहली बार आया 1290-91 में जाइन दुर्ग जीत लिया, इसकी घेराबंदी की, रणथंभौर दुर्ग की, जीत नहीं पाया, वापस गया। 1292 में आया, घेराबंदी की रणथंभौर दुर्ग की, जाइन दुर्ग को तो जीता हुआ है, घेराबंदी की लेकिन जीत नहीं पाया। तो वापस जाते समय जब ये घेराबंदी उठाता होता है, तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसका नाम मिलता है अहमद छप। क्या नाम मिलता है? अहमद छप। अहमद छप जलालुद्दीन खिलजी से पूछता है कि भाई तुमने पिछली बार भी ऐसा किया, इस बार भी ऐसा कर रहे हो, ये जो दुर्ग है वो तो हमने जीता नहीं और वापस खाली हाथ जा रहे हैं। तो देखो जलालुद्दीन ने क्या कहा, वो कहने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो एक मनुष्य होता है ना, उसके देखो जो हाथ नहीं लगता है वो उसमें कमी निकाल देता है। क्या कहा मैंने? जैसे कि देखो कोई व्यक्ति अगर आप पूछोगे ना कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और उसकी नहीं होता है कुछ कारणवश, तो उसको पूछो कि भाई तेरे कांस्टेबल के हुआ नहीं, और कि कहा मैं तो तैयारी नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे की तैयारी कर रहा था। इस कारण वो छिपा लेते हैं, मतलब अपने में तो कोई कमी है ही नहीं, अपना नहीं होता है, अपने से कुछ बिगड़ जाता है तो आगे वाले की गलती है। तो यह भी ऐसे ही करता है। जिस प्रकार लोमड़ी अंगूर को खाना चाहती थी, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर को खट्टा बता दिया, अपने में कमी कहाँ है? अपने में तो कमी है ही नहीं। तो अहमद छप
पूछता है जलालुद्दीन खिलजी ने हमने दुर्ग तो फतेह किया नहीं तो वापस क्यों जा रहे हैं, तो जलालुद्दीन भी ऐसे ही करता है, जलालुद्दीन में तो कमी है नहीं, ये दुर्ग में कमी निकालता है और कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। क्या कहा इसने कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तब से प्रश्न आना शुरू हो गया, प्रश्न आ जाए आपके, और आ भी गया है कितनी बार, कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। दो ही यहां से प्रश्न आते हैं, किसने कहा और किस दुर्ग के लिए कहा। क्या प्रश्न आएगा, किसने कहा और किस दुर्ग के लिए कहा। पहले लाइन में लिखी आएगी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यह किस व्यक्ति ने कहा, किस शासक ने कहा और किस दुर्ग के लिए कहा। तो किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग के लिए कहा था, रणथंभौर दुर्ग के लिए। किस दुर्ग के लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए। ठीक है, यह बात हो गई जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के युद्धों की। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कारण जानेंगे, फिर युद्धों का देखेंगे। युद्ध जो होते हैं 3 युद्ध होते हैं, फिर अलाउद्दीन स्वयं आता है रणथंभौर में और आक्रमण करता है वगैरह वगैरह, हम सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट